Monogatari no Hajimari, Monogatari no Hajimari, Monogatari no Hajimari. Welcome to the traditional storytelling art form known as Kamishibai by Pragya Mishra, children's author. मुकाशी 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 बहुत 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 समय पहले की बात है। जापान देश में एक बहुत ही सुंदर प्यारा सा गांव था जहां ना टीवी था, ना मोबाइल, ना आईपैड, ना कंप्यूटर। वहां कहानियां सुनाने, ज्ञान बढ़ाने और मनोरंजन के लिए सिर्फ किताबों का राज था। किताबों की रानी ने देखा उसके प्यारे बच्चे वापस आ गए और वह मन ही मन मुस्कुराई, ओशिमाई ओशिमाई ओशिमाई। You are the member of International Kamishibai Association of Japan. What is Kamishibai? कमिशीबाई जो है वो एक जापानीज ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग फॉर्म है। ये 1920s के दशक में जापान में यूज होता था। ये एट दैट टाइम इट वाज लाइक अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। आपने किस उम्र में लिखना शुरू किया? मेरे जो मेंटर हैं मिस्टर योगी महाजन जी, जो एक स्पिरिचुअल ऑथर हैं, उन्होंने मुझे कुछ किताबें दी कि प्रज्ञा आई वांट दैट यू शुड ट्रांसलेट दिस इनटू हिंदी। मैंने कहानियां ट्रांसलेट करनी शुरू करी। वो जाने कैसे 10 स्पिरिचुअल स्टोरीज बन गई। मैं किसी काम से ऑल इंडिया रेडियो गई इलाहाबाद और उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, तो आप क्या हमको कुछ सुनाएंगी पढ़ के कुछ ऐसा। मैंने एक स्टोरी शुरू करी, शो उन्होंने लॉन्च कर दिया, उजास, ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद। I would like to know what Zara is. ज़ारा मेरी पहली किताब में एक 13 साल की बच्ची थी जिसने बच्चों को अपने अंदर के डर से जीतना, सामना करना सिखा रही थी। Have you approached schools, school libraries? शिप्रा, आपने कस्तूरी मृग के बारे में सुना है, जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है जी। और वो जब जंगल में महकती है हाँ। तो सब उसको ढूंढने निकल पड़ते हैं। तो मेरी जो कृतियां हैं, मैं उनको इतना सुंदर बनाना चाहती हूँ अपनी लिखने में कि वो एक कस्तूरी मृग बने। बच्चों के लिए किताबें लिख रही हैं, तो इनको आप ऑडियंस में कैसे पहुंचाती हैं? तो हमारी जो पब्लिशर है अनबाउंड स्क्रिप्ट, उनकी बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल साइट है www.unboundscript.com करके। इसके अलावा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, क्रॉसवर्ड बुक स्टोर, ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर्स, यहाँ पे हम सभी की किताबें अवेलेबल हैं। नमस्कार, मैं शिप्रा फ्रॉम मोमेंट स्टूडियो। आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत बढ़िया हस्ती आई है जिनका नाम है प्रज्ञा मिश्रा, जो कि चिल्ड्रन लिटरेचर ऑथर हैं। उन्होंने काफ़ी सारी किताबें बच्चों की स्टोरीज लिखी हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, जो मैं पढ़ चुकी हूँ। और आज हम उनके बारे में उनसे और भी बातें करेंगे। कैसे उन्होंने अपनी ये जर्नी शुरू करी वो हमारी ऑडियंस को बताएंगी। प्रज्ञा, और वार्म वेलकम, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो। तो पहला मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपने किस उम्र में लिखना शुरू किया? जब आपने लिखना शुरू किया तो शुरू से ही आप चाहती थी कि बच्चों की स्टोरीज लिखें, या आपने लिखना शुरू किया और देन यू रियलाइज्ड इन समवेयर इन बिटवीन कि I like writing for children? Okay, first of all, I would like to thank you, Shipra, for calling me here. मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मेरे पाठकों से मुझे बातचीत करने के लिए कि वो आपके प्रश्नों द्वारा मुझे और भी जान सकें, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दिल से धन्यवाद है। और इतना सुंदर एस्थेटिक हम यहाँ बैठे हुए हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी एज एन ऑथर टू सिट हियर। आपने एक जो बहुत प्यारा प्रश्न पूछा कि आपने किस उम्र से लिखना शुरू किया, तो पहले तो मैं उम्र की जहाँ तक बात है तो मैं ये बताऊंगी कि जो मेरा लिखना है वो बड़ा ही स्पॉन्टेनियस था। मतलब ये शायद जैसे कोई भी जो नेचुरल चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं, जैसे कि प्यार होना या किसी से
कोई भी चीज़ों का हमको किसी भी प्रकृति को देख करके उसको एडमायर करना, या कोई भी चीज़ों का एस्थेटिक को देख के एडमायर करना, वो बड़ा स्पॉन्टेनियस होता है। कोई भी चीज़, कोई रास्ते में कोई छोटा सा कुत्ते का बच्चा भी दिख जाता है तो हम उसको देख के 2 मिनट देखने लग जाते हैं। तो वो जो एक स्पॉन्टेनिटी होती है लाइफ में, ये जो भावनाएं होती हैं, मेरा लेखन भी एक भावना की तरह मेरे पास आया। मेरे जो मेंटर हैं मिस्टर योगी महाजन जी, जो एक स्पिरिचुअल ऑथर हैं, बहुत वेल रिनाउंड हैं अपनी फील्ड में, उन्होंने मुझे अपनी, जो वो इंग्लिश राइटर हैं, उन्होंने मुझे कुछ किताबें दी कि प्रज्ञा, आई वांट दैट यू शुड ट्रांसलेट दिस इनटू हिंदी, बिकॉज उनका ऐसा मानना था कि मेरी हिंदी भी अच्छी है और इंग्लिश भी अच्छी है, तो ही जस्ट वांटेड इट। तो और हम लोग साथ में इसलिए थे क्योंकि हम लोग सहयोग मेडिटेशन वो भी करते हैं और मैं भी करती हूँ सहयोगा मेडिटेशन बाय श्रीमती जी निर्मला देवी। तो उन्होंने जब मुझे कहा तो मैंने बड़े उससे कैजुअली जवाब दिया कि अरे अंकल प्लीज, मैं कहाँ आपकी किताबें, यू नो आई कांट डू दैट। तो मैंने कहा कि मैं देखती हूँ अंकल, कोई और मुझे अगर कोई इच्छा, कहते नहीं कोई और नहीं, आई रियली वांट कि तुम करो, तुम ही करो, आई डोंट नो व्हाई। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो आई स्टार्टेड, मैंने उनकी ट्रांसलेशन शुरू किया। मतलब इट वाज एट दैट टाइम कि माय सन, ही वाज स्टडीइंग इन 9th, मे probably 7th या 6th 7th 8th क्लास में पढ़ रहा था। इट वाज वे बैक अराउंड 2018 17 18 16 17 18 2016 17 एंड मैं काफ़ी उम्र का अपना जो पड़ाव है पार करके आ चुकी थी, और मैं एक कॉमर्स की छात्रा थी, वाणिज्य की छात्रा थी, 12th तक साइंस स्टूडेंट थी। हाँ, मुझे लिटरेचर में, सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था, सभी को होता है जो लोग पढ़ते हैं, बट आई नेवर न्यू कि ये चीज़ ऐसे शुरू होगी। तो मैंने कहानियों का ट्रांसलेशन किया। ट्रांसलेशन बहुत अच्छा हुआ। तो उन्होंने मुझे जब मैं करने लगी तो मैंने कहा अंकल मुझे कहानियाँ जो हैं उनको इंग्लिश की हैं, तो मुझे हिंदी के लिए उनको बहुत चेंज करना पड़ेगा, तो और शायद ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, ट्रांसलेट नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा तुम्हें जो करना है वो तुम करो। उन्होंने मुझे एक पिता की तरह एक खुला आसमान दिया, जैसे कि बच्चे को जब चलना सिखाते हैं तो हम एक हॉल में छोड़ देते हैं कि तुमको जहाँ भी इधर उधर जाना है, थोड़ा गिरना है, थोड़ा पढ़ना है, तो उन्होंने उसी तरह का एक खुला आसमान मुझे दिया। एक उनके अंदर की एक बहुत बड़ी बात थी कि उनकी खुद की कृतियों ने उन्होंने मुझे दे दिया था कि तुम उसको जो कैसे रखना चाहती हो रखो और उन कहानियों को लिखो। मैंने कहानियाँ ट्रांसलेट करनी शुरू करी। वो जाने कैसे 10 स्पिरिचुअल स्टोरीज बन गई। वो जब स्टोरीज बनी तो मैं किसी काम से ऑल इंडिया रेडियो गई इलाहाबाद, और उन्होंने मुझसे कहा कि हम चाहते हैं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो आप क्या हमको कुछ सुनाएंगी पढ़ के कुछ ऐसा। मैंने कहा मेरी स्टोरीज हैं, आप चाहिए तो मैं एक आधी स्टोरी। मैंने एक स्टोरी शुरू करी, उनका शो उन्होंने लॉन्च कर दिया, उजास, ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद से, प्रयागराज, नाउ इट इज एज कॉल्ड एज। तो वो बहुत पसंद किया गया, भाई ऑल इंडिया रेडियो से आ रहा था। उन्होंने मुझे हर महीने बुलाना शुरू किया कि आप आइए, और इस तरीके से वो 10 स्टोरीज हमने वहाँ पे उजास के माध्यम से कही, वो आर्काइव हुई वहाँ पे, बड़ा अच्छा रहा उनका। वही स्टोरीज को मैंने थोड़ा और चेंजेस फिर और लाई, और मेरे को लगा कि क्यों ना इनको किताब के रूप में प्रकाशित करें। मैंने अंकल से दोबारा पूछा, अंकल मैं चाहती हूँ कि अब किताब के रूप में आए, अगर आपकी परमिशन। कहते हैं तुम्हारी है, जो तुमने किया तुम्हारा एफर्ट है बेटा, तुम जो करना चाहो। तो आई थॉट ठीक है। तो मैं राजकमल लोक भारती प्रकाशन हाउस के दफ्तर पहुंची। मैं जरूर कहूँगी मैं डरी नहीं थी, मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी। मेरी 10 कहानियाँ क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो में आई थी, लोग पसंद कर रहे थे, सुन रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी किताब छप जाएगी। मैं श्री रमेश ग्रोवर अंकल से मिली और मैंने कहा, अंकल वहाँ बैठते थे, तो मैंने अंकल से बोला, और जो महेश्वरी जी अंकल हैं वो जो है, अमोघ महेश्वरी जी, वो लोग दिल्ली में संभाल रहे थे और ये अंकल यहाँ पे थे, रमेश अंकल। तो मैंने अंकल से बात करी, तो अंकल ने मुझसे कहा कि ठीक है, आप मैन्यूस्क्रिप्ट बेटा छोड़ो, हम देखते हैं। अंकल ने पढ़ा, अंकल ने बहुत सराहा, और अंकल ने मुझे कहा कि मैं इसको छापूंगा प्रज्ञा। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरी पहली किताब 10 स्टोरीज की, स्पिरिचुअल स्टोरीज की, राजकमल लोक भारती प्रकाशन हाउस छाप रहा था। मैं एक मैच्योर लेखक थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने जब उसके बाद वो लिखा तो वो यंग एडल्ट्स के लिए मैंने स्पिरिचुअल स्टोरीज लिखी थी, जो एक वक्त की नीड भी थी, समय का एक ज़रूरत थी बच्चों को, या किस तरीके से आसान भाषा में आप अध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म सिखा सकते हैं।
किताबों को फिर से, उस किताब को भी बहुत सराहा गया। उसका नाम हमने फुहार रखा क्योंकि वो एक ब्रीज की तरह थी, स्पिरिचुअल ब्रीज की तरह थी। बहुत अच्छा हुआ। तो मेरे मेंटर ने अगेन मुझसे कहा कि कुछ बेड टाइम स्टोरीज हैं, उसमें तुमको कुछ एड ऑन करनी है तो एड ऑन करो, कुछ अपने तरफ से डालना है डालो, और कुछ मेरी हैं, जैसा तुम्हें मन है। तो मैंने कहा ठीक है अंकल, आप दे दीजिए। मैंने उनको वो करीब 25 स्टोरीज बनी। मैंने उनको हिंदी में लिखा। ये मेरी पहली किताब प्रकाशित होने के बाद मैंने 1-2 साल में ये काम कर लिया। और शिप्रा, बहुत सरप्राइज होंगी कि वो मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपि जिसे हम कहते हैं हिंदी में, वो मेरे पास 5 साल तक रखी रही। मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करा, मतलब क्योंकि लोक भारती प्रकाशन हाउस को भी मैंने दिया तो उन्होंने भी रखा, और फिर वो लोग शायद पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं। अचानक से एक दिन मेरे पास अमोघ माहेश्वरी जी का फ़ोन आया कि अनबाउंड स्क्रिप्ट हमारा, मतलब मेरे भाई का है, और आप चाहिए तो ये किताबें हम वहाँ भेज सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल करिए। और जैसे ही वो किताबें, वो सीरीज वहाँ पे पहुंची, अलिंद महेश्वरी जी को बहुत पसंद आई वो कहानियाँ। वो मॉरल स्टोरीज होकर के भी, नैतिक शिक्षा पे होकर भी इतनी साधारण, इतनी इजी लैंग्वेज में लिखी गई थी कि, और बहुत अलग थी। उसमें ना पेड़ बोलता था, ना कौआ कुछ बोलता था ना, क्योंकि वो आज के जनरेशन के बच्चों के लिए लिखी गई थी, पर एक बहुत ही बच्चों की डे टू डे डेली लाइफ में उनको मॉरल्स सिखा रही थी, उनको नैतिक शिक्षा दे रही थी। उनको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा अलिंद जी को। उन्होंने कहा हम इसको बड़ी पिक्चरस्क बुक बना करके इसकी 5 बुक की सीरीज निकालेंगे। मैं कहा जी बिल्कुल निकालेंगे आप। बहुत अच्छी टीम हमें मिली, हमारे इलस्ट्रेटर, हमारे डिजाइनर्स, हमारे एडिटर, बहुत काम किया, बहुत मेहनत करी हमारे पब्लिशिंग हाउस की टीम ने, अलिंद महेश्वरी जी के अनबाउंड स्क्रिप्ट ने, और ये 5 किताबों की श्रृंखला निकाली बोलते बुलबुले के नाम से, जिसमें 25 शॉर्ट स्टोरीज थी। मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चे मुझसे जुड़ने लग गए, स्कूल के बच्चे मुझसे जुड़ने लग गए, अलग अलग स्कूल से मेरे पास फीडबैक्स आने लग गए। बहुत जगह से साहित्य में, हिंदी साहित्य में लिख रही थी। कुछ किताबें मेरी बच्चों के गांव की जो प्राथमिक पाठशाला है वहां तक गई। हमारे नॉर्दर्न इंडिया में बच्चे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वो नहीं है, तो उनको हिंदी में इतनी सरल भाषा में किताबें मिली, तो वो बच्चे बड़े खुश हुए, बहुत खुश हुए। वो प्राथमिक शालाओं के, सरकारी स्कूलों के बच्चे, बड़े अच्छे रिस्पॉन्स आए, और उन बच्चों की खुशियों ने मुझे बहुत उत्साहित किया कि मैं आगे लिखूं। और फिर ये किताबों का कारवां चलने लगा। गिगी ज़ारा आई, गिगी ज़ारा 2 आई, वो आई, और आगे गिगी ज़ारा 3 भी आएगी, हम सब वेट कर रहे हैं। आपकी काफ़ी बुक्स तो मैंने भी देखी हैं जी। I really want to read those। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि वो बच्चों की कहानियाँ पढ़ के मुझे फिर से अपना बचपन याद आएगा। तो थैंक यू फॉर द सेट विच यू हैव गिवन, एंड वो मैं पढ़ना शुरू करूँगी। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि अब जैसे आप ये छोटी बच्चों के लिए किताबें लिख रही हैं, तो इनको आप ऑडियंस में कैसे पहुंचाती हैं? वो अमेज़ॉन पे है, कहाँ पर हैं ये किताबें, कि अगर कोई लेना चाहता है तो वो किताबें कहाँ मिलेंगी? जी, बहुत अच्छा सवाल है। किताबों को लिख करके ही रखना, बस उनको पहुंचाने तक का ये बहुत प्यारा मीडियम आपने पकड़ा है कि हम बच्चों को या उनके अभिभावकों को, पेरेंट्स को ये बता सकें कि ये बुक्स कैसे। सबसे पहले तो हमारी जो पब्लिशर है अनबाउंड स्क्रिप्ट, उनकी बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल साइट है www.unboundscript.com करके। उसमें ये सारी, सिर्फ मेरी ही नहीं, बहुत सारे अन्य लेखकों की भी किताबें हैं, जहाँ पे जाकर के बहुत सारी किताबों के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, क्रॉसवर्ड बुक स्टोर, ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर्स, यहाँ पे हम सभी की किताबें अवेलेबल हैं, और खासतौर से मेरी किताबें भी अवेलेबल हैं। तो वहाँ से भी जाकर के इन किताबों को परचेज किया जा सकता है। आप पब्लिशिंग की साइट में जाएंगी तो बहुत सारे लोगों को और भी बहुत सारी किताबें मिल सकती हैं, जिससे बच्चे और बाकी, क्योंकि उन्होंने एक जैसे युवान बुक्स हैं उनकी, तो उनकी एडल्ट, यंग एडल्ट्स के लिए भी है, अबव 25 ईयर्स के लिए भी, तो उन लोगों को, बच्चों को भी, युवाओं को भी काफी सारी किताबें मिल सकती हैं। Have you approached schools, school libraries? Schools look for these kind of books.
So, have you like you're from जबलपुर, तो आपने कोई ऐसा कुछ वर्कशॉप्स करी हैं जहाँ पे आपने कुछ लाइक बुक रीडिंग करी हो स्कूल्स में, कुछ स्टोरी टेलिंग अबाउट योर बुक्स? शिप्रा, आपने कस्तूरी मृग के बारे में सुना है? जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है जी। और वो जब जंगल में महकती है हाँ। तो सब उसको ढूंढने निकल पड़ते हैं। तो मेरी जो कृतियां हैं, जो मेरी चीजें हैं, मैं उनको इतना सुंदर बनाना चाहती हूँ अपनी लिखने में कि वो एक कस्तूरी मृग बने, कि उनको ढूंढते ढूंढते, करते करते, सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते, आप मीडियम, वो मीडियम, ये मीडियम, इस तरीके से करते करते ये बात इतनी सर्कुलेट हो कि मैं अपना ध्यान इस बात पे पहले तो रखूं कि मैं अपनी कृतियों को, अपनी रचनाओं को, अपनी किताबों को कैसे सुंदर बना रही हूँ, कैसे सहज बना रही हूँ, कैसे इजी बना रही हूँ, ताकि वो बच्चे उसको पढ़ करके बाकी उनका जो विस्तार है, जो उनका फैलाव है, वो एक कस्तूरी की तरह हो जाएगा किसी के भी माध्यम से। हाँ, अगर हमारा काम अच्छा होता है ना, तो खुद ब खुद चीजें हमको हमारे पास आती हैं। और ये मैंने अपनी लाइफ से सीखा है। मैं सभी को ये बताना चाहूंगी कि इफ यू आर वेरी जेन्युइन टुवर्ड्स योर वर्क, इफ यू आर वेरी ऑनेस्ट टुवर्ड्स व्हाटएवर यू आर वर्किंग, आपको सत्ता, पैसा, उसका जो है फेमस, इन सब के पीछे भागना नहीं पड़ता। दिस इज माई स्टोरी व्हिच आई एम रियली शेयरिंग। आपने सुना पहले भी बहुत होगा कि वो चीजें खुद ब खुद आपके पास धीरे धीरे आने जाती हैं। बस आपका काम अच्छा होना चाहिए, आप ऑनेस्ट होने चाहिए अपने काम के प्रति जो आप कर रहे हैं, कि मैं कितना जेन्युइन, कितना ऑनेस्ट हूँ। आई रियली वांटेड कि मेरा काम इस तरीके का हो। बात धीरे धीरे आगे फैली बहुत जगह। भाई जैसे हमारे पब्लिशर हैं, बहुत ही अच्छा, उनका एक नेटवर्क बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। तो जितने भी बुक फेयर्स होते हैं वहाँ हमारी किताबें, उनका स्टॉल अनबाउंड का लगता है, वहाँ हमारी किताबें होती हैं, बाकी लोग वहाँ से लेकर के जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बहुत ही स्पॉन्टेनियस सी घटना बता रहा हूँ कि मयूर स्कूल अजमेर से कुछ टीचर्स आए, उन लोगों ने एक बुक फेयर में हम मेरी किताबों को, बोलते बुलबुलों को देखा। उन्होंने वो किताबों को पढ़ा। मेरे पीछे किताब में बस एक मेरा ईमेल आईडी लिखा था। उस ईमेल आईडी से उन्होंने मुझे ईमेल लिखा और ईमेल के अंतर्गत हमारा तारतम्य जमा। और आज ये है कि वो स्कूल में समर रीडिंग्स में, इन सब जगहों पे किताबें जाती हैं और बच्चे पढ़ते हैं, उससे लाभान्वित होते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो मेरे ख्याल से मैंने कभी सोचा नहीं था ये सारी चीजें, पर काम में जेन्युइननेस थी, काम में ऑनेस्टी थी। जिस चीजों को पसंद किया गया और सराहा गया। मैं आप ही का एग्जाम्पल, आपके इस फोरम का एग्जाम्पल लूँ कि आपकी एक एसोसिएट हैं मिस अंबिका कुमार जी। उनके पास मेरी किताब आई, आई डोंट नो कैसे, कहाँ से ट्रैवल होकर के, और मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, बट उन्होंने इतना सुंदर, इतना प्यारा पोस्ट मेरी पहली किताब गिगिजारा 1 के लिए बना करके, विदाउट एनीथिंग, बट एकदम, जिसको कहते हैं ना, एकदम ऑर्गेनिक, एकदम प्योर, एकदम प्यारा सा पोस्ट। एंड आई वाज सरप्राइज्ड, माय गॉड, रियली। तो ये फैल रहा है, ये इस तरीके से फैल, by word of mouth, by word of mouth, and my genuineness, my honesty towards my work. Very good. So also I wanted to understand ki what is this all Zara about? I have this beautiful Zara portrait here, the statue here, and इसका क्या है, आपने क्यों ये I would like to know what Zara is, and आपने ये इसके साथ, ज़ारा के साथ ये स्टैचू क्यों बनाया? वाह, दैट्स ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एक्चुअली क्या हुआ है शिप्रा, कि जब मैंने ये कहानी बोलते बुलबुल लिखे, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बच्चों के उपन्यास पे काम करना चाहिए। हिंदी में बच्चों के उपन्यास उतने ज़्यादा है नहीं जितने, मतलब गुलिवर्स ट्रैवल, जैसे हम सारे इंग्लिश में, हैरी पॉटर, गुलिवर्स ट्रैवल, जो फेमस 5, बहुत सारे नाम ले सकते हैं। पर अगर मैं जब स्कूल्स में जाती हूँ, मैं बच्चों से पूछती हूँ, वो सारे हिंदी इंग्लिश के नाम लेते हैं, पर हिंदी में उतना काम नहीं हुआ था। या फिर साहित्यिक धरातल पे जाकर के, लिटरेचर उस पे जाके हम अगर लिखते भी हैं तो कुछ ऐसा लिख देते हैं जिसमें थोड़ी सी भाषा बहुत कठिन हो जाती है, बच्चों को पढ़ने के लिए भी एक किसी की जरूरत होती है। तो मेरा बहुत कुछ ऐसा मन था करने का जिसमें मैं बच्चों के लिए लिखूं, उनकी उपन्यास लिखूं, जिसमें वो अपने को बहुत रिलेट कर सके। बच्चे
लड़का लड़की कोई नहीं अपने को रिलेट कर सके। तो मैंने सबसे पहले इसमें एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट चुनी जिसका नाम था ज़ारा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ, भारतवर्ष से बिलोंग करती हूँ, जहाँ हमारी शक्ति बहुत हमारे अंदर हमारे देश में शक्ति को बहुत सराहना करी जाती है। तो मैंने इस थीम को लेकर, क्योंकि अभी तक जितनी आ रही थी मोस्टली नॉवेल सब मेल प्रोटैगनिस्ट पे, बच्चों का खास तौर से मेल प्रोटैगनिस्ट, हैरी पॉटर मेल थे, बाकी सारे मेल हैं। मेरे को था कि मेरी भारत से निकलेगी, पहली निकलेगी ज़ारा निकलेगी, क्योंकि मेरा भारत हमेशा कुछ नया करेगा, तो वो फीमेल प्रोटैगनिस्ट लेके आएगा, वो ज़ारा लेके आया। ज़ारा मेरी पहली किताब में एक 13 साल की बच्ची थी जिसने बच्चों को अपने अंदर के डर से जीतना, सामना करना सिखा रही थी। वो सिर्फ लड़कियों के अंदर ही शक्ति नहीं, ताकत नहीं भर रही थी, बल्कि लड़कों के अंदर भी एक फीलिंग ला रही थी कि कैसे टुवर्ड्स द वुमेन एट दिस टेंडर एज वो एक रिस्पेक्ट, सम्मान, एक प्यार, एक कद्र करना शुरू कर दें, जो है एक फीमेल की। किस तरीके से, ये एक कॉन्सेप्ट था जिसको मैं लेकर के आई। सेकेंड बुक में मैंने ज़ारा को 16 साल का करा और मैंने ये देखा कि सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी इस किताब को पढ़ करके रियली में बहुत खुश हो रहे हैं, रियली में सराहा रहे हैं, रियली में इस कैरेक्टर ज़ारा को सराहा रहे हैं। आज वो ज़ारा को सराहा रहे हैं, कल वो इस भारतवर्ष की क्या दुनिया की सभी स्त्रियों को, सभी जो विमेन हैं, जो भी फीमेल्स हैं, उनको सराहेंगे, उनको एक देखेंगे कि नहीं, दे आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दे कैन डू थिंग्स, यू नो। तो ये चीज उनके अंदर इनकलकेट होगी। और ये चीज बहुत ज्यादा सार्थक होने के लिए मैंने ये मिनिएचर डॉल सामने निकाली, क्योंकि मुझे ये एक सो कॉल्ड एक नोशन ब्रेक करना था कि सिर्फ लड़कियों के हाथ में डॉल होती है, लड़कों के हाथ में डॉल नहीं होगी, लड़कियों के स्टडी टेबल में डॉल नहीं आ सकती, लड़कों के स्टडी टेबल में भी ज़ारा आएगी, क्योंकि वो ज़ारा जैसा लड़कियों को रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी कद्र करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो इसलिए ज़ारा, और बहुत हद तक सफलता हुई। लड़कों ने मुझे कई ज़्यादा लिट फेस्ट में, छोटे बच्चों ने, लड़कों ने, जो लड़के मेल स्टूडेंट ने हाथ उठा के पूछा, मैम ये ज़ारा कहाँ मिलेगी। उस दिन मेरी जीत थी इस डॉल को बनाने में। Very nice. So this was a the very story. beautiful doll you have made. Thank you so much. Thank you. And yes, I'm also going to read your book Zara, and then obviously I will also be able to relate with this statue. And one more thing I just want to add it, Sure. that this statue which you have got is already painted, Yeah. but we have not exactly painted the Zara. हमने ज़ारा को पेंट नहीं किया है, क्योंकि हमने उसको बच्चों की क्रिएटिविटी पे छोड़ दिया है। वो एक मतलब सेम पेंट में है, मतलब लाइक जैसे वो, मतलब उससे उसका जो मिनिएचर निकला है, उस पे आप कोई भी कलर्स, उसके जो उसका टॉप है, उसका जो स्कर्ट है, उसके जो हेयर्स हैं, हमने उसमें कोई कलर नहीं रखा है। हम ज़ारा को ब्लैक, ब्राउन, ब्लॉन्ड किसी हेयर में नहीं डालना चाहते थे, हम ज़ारा को किसी स्किन टेक्सचर में डालना नहीं चाहते थे, हम ज़ारा के फूलों को हम उसकी ड्रेस को, जो बच्चों का मन आया ना, ये आपके पास ऑरेंज और रेड का है, आप अगर कोई बच्चा चाहे तो इसको ब्लू और क्रीम का बना दे, उसके बाल इसमें ब्राउन है, कोई बच्चा चाहे उसको ब्लैक बना दे, इसमें इसका क्रीम कलर है, कोई बच्चा चाहे उसको ब्लैक बना दे, उसको व्हाइट बना दे, उसको ब्राउन बना दे, जो मन में आए, जो मन में, तुम्हारी ज़ारा तुम्हारी तरह, ये हमारा कॉन्सेप्ट इसमें very nice. And with all these storybooks and everything, you're a very good storyteller. Thank you. I love the way you speak. Thank you. And I'm sure you're very good with the kids also. Thank so you. As you are the member of International Kamishibai Association of Japan, what is Kamishibai? So if you can tell our audience, explain that, what exactly it is. First of all, again I want to thank you for giving me this platform, कि मैं अपने ऑडियंस को इस प्लेटफॉर्म से कमीशीबाई के बारे में बता सकूं, जो वर्ड हमारे अभी भारतवर्ष में काफ़ी नया है, जहाँ तक अभी तक मैंने बात करी है, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है इसके बारे में, पर ये बहुत अच्छा हमारे पास फोरम है कि हम इस बारे में बात करें। थैंक यू सो मच फॉर दैट। कमीशीबाई जो है वो एक जापानीज
ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग फॉर्म है। इसमें जहाँ पे कमी स्टैंड्स फॉर द पेपर और शिबाई इज अ ड्रामा और अ थिएटर, तो इट कम टुगेदर इट नोन एज कमीशी बाई, कमी पेपर थिएटर और पेपर ड्रामा। ये 1920s के दशक में जापान में यूज होता था ये आर्ट फॉर्म स्टोरी टेलिंग का, एंड एट दैट टाइम इट वाज लाइक अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। जो कमीशी बाई मैन था वो एक साइकिल लेकर के निकलता था, अपने साथ में एक बॉक्स लेके जिसमें वो कैंडीज रखता था, और ये उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी कैंडी सेल करने के लिए। तो वो जाता था एक विलेज में, एक चौराहे पे खड़ा हो जाता था, वहां पे वो ह्योशीजी करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको वो ऐसे ऐसे करके बजाता था, बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, और बच्चे इकट्ठे हो जाते थे तो वो स्टोरी सुनाना शुरू करता था। बच्चे कैंडीज भी लेते थे, बच्चे स्टोरी सुनते थे। अब अगले दिन बच्चे कैसे आए, तो वो स्टोरीज को क्लिफ हैंगर में छोड़ देता था, और फिर वो ये सोचता था कि अब अगले दिन फिर जाता था, तो बच्चे स्टोरी सुनने के बहाने तो आते थे, फिर से कैंडीज खरीदते थे। तो ये बड़ा प्रचलित हुआ जापान में, बहुत अच्छा वे हुआ कि बच्चे इसमें, जापान उस समय जो रेन था जापान में, उसमें वहाँ पे कहा गया कि मॉरल स्टोरीज, स्पिरिचुअल स्टोरीज भी बच्चों को इस तरह से सुनाओ करो, बहुत इसका हुआ। 1950s के दशक में जब टेलीविजन आया तो एक दिन बच्चे अचानक चिल्लाए कि डांग कमीशीबाई, डांग कमीशीबाई, डांग इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक कमीशीबाई आ गया, मतलब टेलीविजन आ गया। विद द एडवेंट ऑफ टेलीविजन धीरे धीरे कमीशीबाई का कॉन्सेप्ट खत्म होने लग गया, या बहुत कम हो गया। बट सभी की प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। टीवी आया, उसके बाद आईपॉड आया, फोन आया, ये आया, कंप्यूटर आया, सब कुछ आया। उसके साथ साथ जब ये सब आया, लोगों का स्क्रीन टाइम भरा, लोगों को फिर से इनके हैजर्ड समझ में आने लगे, बच्चों को इनको दूर करने की कोशिश करने लगे। तो जापान ने फिर से इस आर्ट को बहुत रिवाइव करा कि लोग, बच्चे स्टोरी टेलिंग पे जाएं, फिर से अपना ट्रेडिशन एक्सेप्ट करें, अपनी चीज़ों को सुने देखें। मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये मुझे एक तरीका मिला कि मैं भी अपने इंडिया के बच्चों को मोबाइल से स्विच ऑफ करके बुक्स की तरफ लेके जाऊं। मेरी ये स्ट्रैटेजी हो मार्केटिंग को ना लेकर के, बल्कि बच्चों के अंदर इनकलकेट करने के लिए एक बुक रीडिंग हैबिट डालने के लिए। I wanted to use this really Kamishibai. I had written this same letter showing my this concern towards the children of my country, International Kamishibai Association of Japan को। उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे अपना मेंबर बनाया तुरंत, और उन्होंने कहा कि we really want कि आप इसको propagate करिए in the way you want it। और मैंने, because I'm an author, I have written the books, so I thought this is very nice medium. Yeah. I am not to tell the stories through Kamishibai. I'm not now going to leave my stories in a cliffhanger. But now this cliffhanger would not be for the children to have the candies, but to have books in their hands. Instead of candies, we should say phones and laptops. हाँ, Because आजकल candies भी मम्माएं बच्चों को ज्यादा खाने नहीं देती हैं, तो इसलिए it is only the laptops and the phone. They are always into it, and somewhere we are losing that trend where, जैसे हमारा बचपन था कि हम चाहे कितनी लू चल रही है लेकिन हम बाहर खेल रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं, वो 7 stones तौलिया खेल रहे हैं, चेन खेल रहे हैं, डॉज बॉल खेल रहे हैं, and many more games which we used to play when we were young. वो हमारे बच्चे आजकल नहीं करते हैं। वो लोग they become more they become more gadget oriented, and माओं को आजकल या पेरेंट्स को एक्टिविटीज में डालना पड़ता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में, जो हम अपने घर में ऐसे ही बैठे हुए करते थे। आज वो ट्रेंड चेंज हो गया है, और फुटबॉल क्लास में बच्चे जा रहे हैं, टेनिस की क्लास में जा रहे हैं, क्रिकेट के लिए, स्विमिंग के लिए, जो हम लोग के लिए ये सब बातें आम थी हमारे बचपन में। तो आई लाइक दिस कॉन्सेप्ट, एंड आई थिंक कि ये इंडिया में फिर से पिकअप करेगा, और स्पेशली इन द स्कूल्स। एंड आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं कि ये बुक्स का एक बुक रीडिंग का एक तरीका वापस लाने की आप एक चेष्टा कर रही हैं। Exactly. तो इट विल बी रियली गुड
और आई विश यू द बेस्ट कि आप बहुत करें एंड हम आपके साथ जुड़े, हम आपकी मदद करें इसमें. Thank you so हम much. Thank you. From our forum also, from Movement Studio, we will also send the message out to our audience कि we look at this Kamishi Bai's Kamishi Bai's Storytelling concept, art में. storytelling concept, and all the young children should see that. Thank you. Parents, you should see it. You will also love it. And क्योंकि जब मैंने पहली बार इसको देखा, मुझे खुद खड़े होके वहाँ इतना अच्छा लगा, तो आज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी Yeah. कि आप हमारी जरिए हमारी ऑडियंस को ये इसका एक वो डेमोन्स्ट्रेशन Sure. करके दिखाएं My जो pleasure. My pleasure. so that I can again enjoy this. My pleasure. My Yeah. pleasure. Absolutely my pleasure. I Yeah. will not waste And the you time. can explain also कि वो क्या है और Yeah, कैसे. absolutely. But I'll be very quick in this. Yeah, yeah, sure, sure. Okay. So hello everyone. Monogatari no Hajimari. Monogatari no Hajimari. Monogatari no Hajimari. So welcome to the traditional storytelling art form known as Kamishibai by Pragya Mishra, children's author. Now I'm starting the story. मुकाशी मुकाशी मुकाशी. बहुत 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 समय पहले की बात है. जापान देश में एक बहुत ही सुंदर प्यारा सा गांव था जहां ना टीवी था, ना मोबाइल, ना आईपैड, ना कंप्यूटर. वहां कहानियां सुनाने, ज्ञान बढ़ाने और मनोरंजन के लिए सिर्फ किताबों का राज था. हर हाथ में किताब होती थी, जैसे हर हाथ में आज मोबाइल होता है. तो फिर खाली समय में लोग क्या करते थे? क्या करते थे? क्या करते थे? बातें करते थे, खेलते थे और पढ़ते थे. किताबों की दुनिया की रानी अपनी दुनिया को फलता फूलता देखकर बहुत खुश थी. समय बीतता गया, घंटों में, महीनों में और सालों में. फिर बहुत 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 समय बाद एक दिन रानी को कुछ अजीब सा लगा. क्यों किताबें कम पढ़ी जा रही हैं? क्यों पुरानी किताबें बिना पढ़े फट रही हैं? क्यों नई किताबें नहीं आ रही हैं? रानी ने पता किया. उसे पता चला टीवी आ गया. रानी बोली कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें अभी भी पढ़ा जा रहा है. कुछ दिन बाद रानी को पता चला कंप्यूटर आ गया. रानी बोली कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें अभी भी पढ़ा जा रहा है. फिर मोबाइल आ गया, फिर स्मार्टफोन, फिर स्मार्ट टीवी, फिर लैपटॉप, फिर आईपैड. अब रानी ने देखा उसका राज कम हो रहा है. लोग किताबें पढ़ना छोड़ रहे हैं. उसके सबसे प्यारे नन्हे पाठक बच्चे मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, आईपैड में खो गए हैं. किताबों की रानी दुखी हो गई, बीमार हो गई और उसने बाहर निकलना छोड़ दिया. और फिर एक दिन खटखट 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 खटखट. कौन है, कौन है, कौन है? घर पर कोई नहीं है. बाहर से एक मीठी आवाज आई. दरवाजा खोलो, मैं एक लेखिका हूँ, तुमसे मिलने आई हूँ. रानी ने दरवाजा खोला, लेखिका को देखा और लिपट कर रो पड़ी. मुझे नहीं पता कैसे, पर किसी भी तरह मेरे नन्हे पाठक वापस लाओ. लेखिका ने सोचा, बहुत 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 सोचा और फिर उसे मिला एक जादुई तरीका, कमिशीबाई. लेखिका ने अपनी कहानियां कमिशीबाई के जरिए बच्चों को सुनानी शुरू करी. बच्चे आए, बैठे, ध्यान से सुनने लगे. पर लेखिका ने कहानियां बीच में रोक दी. आखिर क्यों, आखिर क्यों, आखिर क्यों? बच्चों को समझ ही नहीं आया. लेकिन वो सोचने लगे, उत्सुक हो गए कहानी आगे जानने के लिए. वे घर गए और बोले, क्या बोले?
क्या बोले? हमें किताबें चाहिए, हमें किताबें चाहिए, हमें किताबें चाहिए ताकि हम अधूरी कहानियां पूरी कर सकें। और फिर किताबें वापस घर आई। मोबाइल की जगह फिर से हाथों में किताबें आ गईं। किताबों की रानी ने देखा उसके प्यारे बच्चे वापस आ गए और वह मन ही मन मुस्कुराई। ओ शिवाय, ओ शिवाय, ओ शिवाय। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो आपके कशिमी बाई की वजह से मेरे भी चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। ये इतना बढ़िया डेमोन्स्ट्रेशन आपने दिया थैंक यू। और ये तो आई थिंक हर घर में पहुंचना चाहिए, हर स्कूल में पहुंचना चाहिए। थैंक यू सो इट इज़ अ मच। वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। तो हमारा तो आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप इसकी ट्रेनिंग दीजिए स्कूलों में या टीचरों को ट्रेन करिए श्योर। so that children can go back to the books and ये सब Kindle और ये लैपटॉप्स एंड ऑल उससे थोड़ा दूर हटे and they come back to the books. एग्जैक्टली। Yeah, so thank you so much प्रज्ञा जी, आपने बहुत बढ़िया एक हमको सेशन दिया। आज बहुत अच्छी नई चीज़ हमने हम लोग को पता चली। तो definitely we will also from our side we will also tell people try using this थैंक यू सो and मच। हमारी ऑडियंस से भी एक गुजारिश रहेगी कि आप इसको देखिए। प्रज्ञा मिश्रा जी से किसी को भी कांटेक्ट करना हो तो आप मूमेंट स्टूडियो में हमारे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करिए और हम आपको इनसे कनेक्ट करवा देंगे। तो प्रज्ञा मिश्रा जी, थैंक यू so much, especially coming from Jabalpur and doing this podcast, telling us about such a beautiful thing. On this note, Shipra Mathur signing off from Moment Studio. Thank you so much, Shipra. Thank you. My pleasure.